हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू। ये मेरा 12वां सेट होने वाला है। 50 क्वेश्चन लगाएंगे। अपना स्कोर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मैं जो क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर आप हो सके तो कमेंट में देना। देते तो हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप दोगे और वीडियो को लाइक भी कर देना। पहला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट थे कौन? तो ये सिकंदर का नाम है। ये भारत में कुल कितने महीनों तक रुका था? ऑप्शन है 18 महीना, 15 महीना, 19 महीना या 10 महीना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 19 महीना। अलेक्जेंडर के बारे में यानी सिकंदर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। बातें क्या क्या जानने वाली है। पहला, कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि सिकंदर भारत आया कब था? तो ये 326 बीसी में आया था। और ये सिकंदर भारत से गया कब था? तो 325 बीसी में गया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 बीसी में हुई थी। और कहाँ पूछा जाता है? तो बेबीलोन में हुई थी। ये तो सिकंदर से बातें हो गई। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? या बितस्ता का युद्ध। ये दोनों एक ही नाम है, नाम अलग अलग है, युद्ध एक ही था। ये किस नदी के किनारे हुआ था ये पूछा जाता है। तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो एक सिकंदर थे और एक थे राजा पोरस। राजा पोरस युद्ध हार गए थे, ठीक है, लेकिन राजा पोरस की साहस और शक्ति को देखते हुए सिकंदर उसके क्षेत्र को वापस कर देता है। और राजा पोरस सिकंदर को सलाह देते हैं कि आप यहाँ तक तो भारत में प्रवेश कर गए, यानी हिमाचल का क्षेत्र, आगे पूर्व की ओर मत जाइएगा, क्योंकि पूर्व की ओर किस वंश का शासक था इस समय? तो इस समय नंद वंश राज कर रहे थे। और नंद वंश में कौन से शासक थे? तो धनानंद था, ठीक है, धनानंद शासन कर रहा था, जिसकी सेना विशाल सेना थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दी थी? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना कि वो कौन सी ऐसी नदी थी जिसको सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था। कारण भी था, सिकंदर की सेना थक चुकी थी, काफी समय से युद्ध कर रही थी, रोग ग्रसित हो रही थी, घर का याद आ रहा था उनको। ये सारे कारणों से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दी। और जब राजा पोरस सिकंदर की सेना को बताता है कि आगे नंद वंश का राज है जो काफी शक्तिशाली है, ये डर भी उनमें बन गया। इसलिए सिकंदर की सेना वो नदी पार करने से इनकार कर दी। तो नदी कौन था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। और भी क्वेश्चन सिकंदर से बनता है। सिकंदर की जल सेनापति कौन थे, थल सेनापति कौन थे? तो ये सारी बातें काफी लंबी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बातें जो है, अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है ये, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने कहाँ करवाया था? तो पल्लव नरेश जो थे ये सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाएंगे कहाँ? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम। अब बात आता है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, जिसे कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, ठीक है। और पल्लव वंश के शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? पहले तो ये पता करना है कि मनसबदार होता क्या है। मनसबदार यानी कि जो सेना को तनख्वाह दी जाती थी, जो सेना होते थे उच्च अधिकारी, उसे मनसबदार कहा जाता था। और सबसे अधिक मनसबदार थे औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब अगर देखा जाए तो कुछ बात कर लेते औरंगजेब से। पहली बात, औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा कब? तो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 में। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 में, ठीक है। औरंगजेब जो था वो शाहजहां का तीसरा पुत्र था, तीसरा सबसे बड़ा पुत्र था। औरंगजेब बीबी का मकबरा बनवाएगा। और बीबी का मकबरा है कहाँ? तो बीबी का मकबरा अहमदाबाद में है ना। आगे अगर बात करें औरंगजेब के बारे में, और तो औरंगजेब कट्टर हिंदू विरोधी था,
है ना, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी इसी के साम्राज्य में रहते थे। अगर मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात करें तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी हमारी, ये अकबर लेकर आया था 1574 में। और अगर याद होगा तो जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति आता है जिनका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस को उर्दू भी आता है और फारसी भी आता है। ये जहांगीर से फारसी में बात करता है। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस आया कब था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आए थे। और एक व्यक्ति और आए थे जिनका नाम था सर थॉमस रो, इनके बारे में पूछा जाता है। और ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, और ये आए थे 1615 ईस्वी में। ठीक है, ये फारसी में बात करता है जहांगीर से, जिससे जहांगीर प्रसन्न होता है और इसे 400 का मनसब देता है। तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई है, नोट करना हो तो नोट कर लेना, और अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के बारे में जानते होंगे, पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उसमें कितने मेंबर थे? तो संविधान सभा में जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद की जनसंख्या पता उस समय कितनी थी? 1.5 करोड़ लोग वहां पे रहते थे। लेकिन फिर भी हैदराबाद संविधान सभा में सदस्य अपना नहीं भेजता है। संविधान सभा के बारे में बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या थी 393। ठीक है, और संविधान सभा पे जो देशी रियासतों से जाना था, वो देशी रियासतों से कितने लोग गए थे? 93 लोगों को जाना था। लेकिन फिर भी हैदराबाद से एक भी लोग नहीं गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में पूछा जाएगा तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होता है हमारा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना। तो इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे। और इसी के जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इस समय अस्थाई अध्यक्ष बना जाता है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता दीजिए कि ये तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा का अगर सलाहकार, इसका आंसर आप हमें देना कि बताओ संविधान सभा के जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसके सलाहकार कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? डीपीएसपी के बारे में बात किया जा रहा है ना। डीपीएसपी जो हमारा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी में अगर आर्टिकल देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है तो 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक में अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। यहीं पे हमारा पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 40 जो है हमारा ये बात करता है किसके बारे में? पंचायत के बारे में बात करता है। डीपीएसपी में ढेर सारी बातें कही गई है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी बातें याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन अगर हो और विधेयक पेश करना हो तो ये पेश किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन में राज्यसभा, राज्य विधान मंडल और लोकसभा दिया और संसद भी दिया है। तो आंसर हमारा होगा संसद। संसद मतलब ये कि या तो आप इसे लोकसभा में भी रख सकते हैं या तो आप इसे राज्यसभा में भी रख सकते हैं, दोनों में से कहीं रख सकते हैं। संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करें तो ये संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन तभी आप कर सकते हैं जब तक मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अगर किया जाएगा तो वो किया हुआ संशोधन को शून्य मान लिया जाएगा। और खास करके फंडामेंटल राइट में तो बिल्कुल वैसी बातें नहीं शामिल करनी है जो हमारे संविधान में पहले से शामिल हो। यानी पहले से जो संविधान में है वो रहेगा, आपको अलग से जो जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 आर्टिकल है। अभी देखा जाए तो 414 से ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने के पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपातकाल जब लगता है और संसद जब अनुमोदन कर देता है, तो पहले मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जो संसद अनुमोदन करता है तो अनुमोदन करने के लिए संसद को कितना समय दिया जाता है। तो अगर अनुमोदन करना होता है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर हो और अनुमोदन करना होता है तो 1 महीने का समय दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर क्या कीजिए, आप अनुमोदित कीजिए कि जो राष्ट्रपति अनाउंस किए हैं, राष्ट्रपति ना अनाउंस करते हैं, जो राष्ट्रपति अनाउंस किए हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ये सही है कि नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर संसद अनुमोदन दे देता है तो ये 6 महीने तक बना रहेगा, और अगर नहीं देता है तो 1 महीना के बाद अपने आप वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात हम बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52, नेशनल इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट, ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात किया जाए तो ये बात करता है 356, और इसमें जो अनुमोदन होता है उसका समय होता है 2 महीने का, कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर संसद ये बोल देता है कि ठीक है राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो सही है, तो ये कंटिन्यू 6 महीना तक चलेगा। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात है कि अनुमोदन यहाँ 1 महीने का समय दिया जाता है संसद को, और यहाँ 2 महीने का, पहला। दूसरा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लग गया तो ये लगने की अधिकतम सीमा इसमें कुछ नहीं है, यानी अनंत तक ये रह सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो हर 6 महीने के बाद संसद को अनुमोदन देना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम 3 बरस तक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगातार 6 वर्ष 264 दिनों तक लगा रह गया था, ठीक है। जबकि संविधान ये बोलता है हमारा कि कहीं भी राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनंत समय तक रह सकता है। और एक और है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र करता है 360 में। और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और इंदिरा गांधी लगाई थी 25 जून 1975 को, है ना, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको चाहिए कि और हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, फिर हम देखेंगे। नहीं तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ आंसर चाहिए तो मैं आंसर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। विश्व विकास बैंक निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो विश्व बैंक जारी करती है। विश्व बैंक, विश्व बैंक से कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्थापना कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहाँ है? और तीसरा क्वेश्चन, इसके सदस्य कितने हैं? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें ढूंढ के बताना। स्थापना कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ आप भी तो काम कर लिया करो, मैं तो इतना कर रहा हूँ आपके लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। करंट का क्वेश्चन है, वो कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 76। तो ये तो बता सकते हो ना कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? ये आंसर आप हमें कमेंट में करना कि भाई बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बता दोगे। और ये 76वां जिला है जिसका नाम रखा गया महाकुंभ मेला। इस जिला का नाम है महाकुंभ मेला, और महाकुंभ का मेला भी लगता है। अच्छा, इसी बार महाकुंभ का मेला उत्तराखंड में लगने वाला है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः क्या कहलाती है? तो निवेश निर्गत विश्लेषण जो होता है ये कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है हमारा 5th ईयर प्लान, वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता है, और एक हमारा बैंकिंग सेक्टर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियमन के लिए गठन किया था। बीमा व्यवस्था के लिए किस चीज़ों का गठन किया था? ऑप्शन यहाँ पे है सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण, और साधारण बीमा नियम।
तो देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए आया था, रिजर्व बैंक बैंक के लिए आया है। कुछ नहीं समझ में आया तो एलिमिनेशन टेक्निक लगा लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तुक्का मार सकते हो लेकिन मारना नहीं, मेरे कहने पे मारना भी मत, आंसर इसका होगा सी। ठीक है, तुक्का मारने के लिए जाओगे जो निगेटिव पॉजिटिव नंबर आने की जगह और निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ज़्यादा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो समय को इंडिकेट नहीं करता है? अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, चंद्रमा या कोई नहीं। अधिवर्ष मतलब क्या? साल का आधा दिन। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना, ये तो पता होगा, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष से किस चीज को मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जिसे कहते हैं पारसेक, और एक पारसेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। यानी प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि एक वर्ष में वो कितना तय करेगा। ठीक है, अच्छा, प्रकाश को धरती पर आने में, सूर्य से धरती पर रोशनी आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, और अगर चंद्रमा का बात करें तो 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, याद रखना, 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में, और चंद्रमा से प्रकाश धरती पर आने में 1 सेकेंड का समय लगभग लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, यानी पिंड में जो वजन होता है वो ग्रेविटेशन के कारण होता है, पहले बात ये समझ लो। तो कहां पर इसका भार शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है, स्वतंत्र गिरते समय भी पिंड का भार शून्य होता है, और अंतरिक्ष में भी पिंड का भार शून्य ही होता है, वजन कुछ नहीं होता। केंद्र मतलब क्या? सेंटर बात कर रहा है, पृथ्वी का कोर। आप पृथ्वी के बारे में जानते होंगे, सियाल, सीमा और नीपे, तो यहाँ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ जो है पिंड का भार शून्य होता है। घर्षणहीन सतह पर यह भार शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो भार डिपेंड करता है ग्रेविटेशन पर, और ग्रेविटेशन से आप जानते होंगे कि अगर हम विषुवत रेखा जानते होंगे, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अगर हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल पे जाए या साउथ पोल पे जाए तो वजन बढ़ेगा, अच्छे से याद रखना। और अगर पोल से विषुवत रेखा की तरफ आए तो वजन कमेगा। ठीक है, ये भी सारे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भाग प्रभावी होता है कहलाता है, वो कौन सा केंद्र कहलाता है? तो ये कहलाता है, ऑप्शन है दोलन, निलंबन, द्रव्यमान या गुरुत्व केंद्र। तो आंसर होगा हमारा गुरुत्व केंद्र, यानी ऑप्शन डी। जो गुरुत्व का सेंटर पॉइंट होता है वहीं पे सबसे ज्यादा वजन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है, यानी एक जल से भरा हुआ बीकर लिए हैं, इसमें पानी भर दिए हैं, और एक ठोस बॉल को यहाँ अंदर डाल दिए हैं, तो उसका भार कम प्रतीत होता है। ऑब्वियस सी बात है, पानी में डूबी हुई वस्तु को अगर खींचोगे तो वो कम ही लगेगा। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऐसा कारण इसका क्या है कि वो हल्का क्यों लग रहा है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप जानते होंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता है कि जब कोई वस्तु को हम जल में डालते हैं तो वस्तु पानी के द्वारा वस्तु पे लगाया गया बल वो ऊपर की ओर उसको फेंकता है, इसलिए वजन कम लगता है। और दूसरा कि वस्तु के द्वारा, वस्तु का जो ठोस वस्तु है उसके घनत्व के द्वारा घनत्व के बराबर जल को हटाया जाता है। यानी जब आप बीकर को लिए होगे तो मान लो पानी इतना भरा था, और जैसे इस वस्तु को डालोगे तो पानी का लेयर बढ़ जाता है। तो ये जो लेयर बढ़ के सामने आया ना, ये जो लेयर बढ़ के सामने आया, इसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर है। तो घनत्व इसका होगा कि ठोस वस्तु का घनत्व के बराबर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो एक तो मेरा हाइड्रोजन बम होता है, और एक हमारे पास होती है परमाणु बम। तो पहले आप ये बताओ ना कि हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है कि परमाणु बम? आंसर होगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, पहले ये बात याद रखना कि ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। ये भी कभी कभी पूछता है, नाभिकीय संलयन।
लेकिन यहाँ नाभिकीय संलयन नहीं दिया है, या श्रृंखला अभिक्रिया की विखंडन अभिक्रिया। तो पहले संलयन मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जुटना, जुड़ना। अब कैसी श्रृंखला होती है, नियंत्रित की अनियंत्रित? तो नियंत्रित अगर होगा तो हम बम का इस्तेमाल काहे करेंगे, हम बम का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि ज्यादा विनाशकारी हो। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सहारा से काम करता है। अनियंत्रित यानी नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के जो कण होते हैं वो आपस में जुटकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं, हीलियम का, और इसमें विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और ये घटना सूर्य में संपन्न होती है। और एक होता है हमारा परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में जानते होंगे। परमाणु बम जो हमारा है वो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन है क्या? तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक के ऊपर प्रहार कराया जाता है न्यूट्रॉन का, और ये भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं और इस दौरान भी ऊर्जा की विशाल राशि मुक्त होती है। ये कहलाती है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम काम करता है, और परमाणु बम से कई गुना शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण कौन सा है? सबसे हल्का क्वेश्चन अभी करा, धन्य से आंसर मार दिए होगे, उत्तल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण यहाँ पे होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो उत्तल दर्पण की कुछ खासियत है क्या? पहला, वस्तु कैसा बनेगा? तो वस्तु का जो आकार होगा वो कैसा होगा? छोटा, पहली बात। दूसरा, और कैसा प्रतिबिंब होगा? तो ये होगा आभासी। और तीसरा, ये बनेगा कहां से? तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। और ये कैसा बनेगा? तो ये सीधा बनता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ का 2024 का उद्घाटन होने वाला है? तो खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो होने वाला है वो उत्तराखंड में होने वाला है। खेल महाकुंभ, इसमें पिछले बार 3 लाख लोग पार्टिसिपेट किए थे। इस बार देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति खड़ा है, उसे कितने देर में ये पार कर लेगा? तो ये क्वेश्चन समझ लेना क्या बोल रहा है। एक ट्रेन बात किया जा रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, कितनी मीटर लंबी है? तो 100 मीटर। तो यहाँ आपको डिस्टेंस दे दिया है, कितना? 100 मीटर। स्पीड भी आपको दे दिया है, यानी कि चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा। और पार करना है किसको? तो एक व्यक्ति को पार करना है ना, यानी ये अपनी ही दूरी को पार करेगा। तो फॉर्मूला, बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। तो ये फॉर्मूला आप बेसिक से जानते होंगे। इसमें करना क्या होता है, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सेकंड में है, घंटे में नहीं है, सेकंड में है। तो क्या करेंगे समझ लेना कि यहाँ पे हम डिस्टेंस हमारा कितना है? 100, और स्पीड हमारी कितनी है? तो स्पीड है 30 किलोमीटर में ना। तो अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 6×3 18 और 6×5 30, 20×5 100, और 100 को मल्टीपल करेंगे 25, है ना, नीचे 25 ऊपर 100, तो ऊपर कितना आएगा? 4। मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी आंसर क्या होगा? 12 सेकेंड। बेसिक सा क्वेश्चन था, फिर से समझ लेना। अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो 5/18, और अगर मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेना, आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला तो जानते हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम पूछा जाए तो डिस्टेंस बटा स्पीड, और अगर स्पीड पूछा जाए तो डिस्टेंस बटा टाइम। एक ही फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है।
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पर? तो ये पिछले क्लास में भी हम बात किए थे कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। प्रिज्म देखे होंगे, प्रकाश जाती है और 7 रंग में बढ़ जाती है, ये बात हम कल भी किए थे। ऊपर में जो होता है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो उसका विचलन कम होता है, रेड, और नीचे में होता है वायलेट। 7 रंग होते हैं और बीच में ग्रीन होता है ना। तो ये डिपेंड करता है तरंग दैर्घ्य पे। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ही लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है खतरे के निशान में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? खराब पूछा जा रहा है, अच्छा नहीं। तो पहले तो यही देख लेना, एलिमिनेशन टेक्निक से इसका आंसर लगा दोगे ना। सारे के सारे मेटल दिए हुए हैं और एक हमारा नॉन मेटल है, कार्बन, है ना। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, आयरन भी विद्युत का सुचालक है और कॉपर भी विद्युत का सुचालक है। नहीं का बात कर रहा है तो आंसर होगा कार्बन। कार्बन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए कार्बन विद्युत का सुचालक नहीं कुचालक होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर पूछे विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है, सबसे अच्छा, तो ये होता है चांदी। अब चांदी के तार का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार करेगी तो तार काट के लेके भाग जाएगा। इवन एल्युमिनियम को भी लेके भाग जाता है, तांबा को भी लेके भाग जाता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है साइंस का। आंसर क्या होगा? लगा लिए होंगे, रासायनिक ऊर्जा होगा। और रासायनिक ऊर्जा में भी क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। या हमारा बैटरी जो सेल होता है, छोटा सा सेल है ना, काला ऐसा, उसमें तोड़ते हैं तो कार्बन ऐसा कुछ निकलता है ना। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, ये भी साइंस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे छोटे कण जिसके तत्व के सारे गुण मौजूद होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं। परमाणु की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो हमारा कहा जाता था कि परमाणु अविभाज्य है ना, लेकिन परमाणु विभाज्य है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। कभी कभी न्यूक्लियाई के बारे में पूछा जाएगा, यानी केंद्रक में क्या होता है। तो केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। ये बात आप जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव भी दिए थे और मोसले भी दिए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले दिए थे। और ये एटॉमिक नंबर पर परमाणु आवर्त सारणी को सजाया गया था। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, है ना, बेरिलियम 4। तो इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर को फोकस किए थे और ये एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको सजाया था। जब मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी दिया था ना, जबकि आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीव ही है, जब मेंडलीव आवर्त सारणी दिया था उस समय हमारे पास अक्रिय गैस नहीं था, एक भी अक्रिय गैस नहीं था। अक्रिय गैस हमारे वर्ग 18 में अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे जेनॉन और रेडॉन, है ना, ये सारे हमारे अक्रिय तत्व हैं। तो ये उस समय नहीं था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? मोसले। और मोसले आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाए थे? तो एटॉमिक नंबर के आधार पर। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन का समस्थानिक भी है 3 समस्थानिक है। एक को हाइड्रोजन प्रोटियम कहते हैं, एक को ड्यूटेरियम कहते हैं और एक को ट्राइटियम कहते हैं। ये 3 समस्थानिक है। तो ये जो ट्राइटियम है ना, यही रेडियोधर्मी तत्व है। अगर हाइड्रोजन को देखें तो ये प्रोटियम है, इसलिए प्रोटियम या हाइड्रोजन कहते हैं। ये ड्यूटेरियम है और जो ड्यूटेरियम है इसे हम ड्यूटेरियम को कहते हैं क्या? तो ड्यूटेरियम को सॉलिड हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ठोस हाइड्रोजन के नाम से। याद रखिएगा, समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे समस्थानिक कहते हैं। कभी कभी आपसे संभारिक पूछेगा, तो संभारिक में कौन होगा? आर्गन,
पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या देखना भिन्न होगा, 18, 19 और 20। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक वेट 40, 40, 40। तो ये इसे कहते हैं समभारिक, जिसका भार समान हो, यानी समभारिक, यानी जिसका परमाणु भार समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो। और समस्थानी, जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। आगे चलते हैं। हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो हैबर विधि के द्वारा हम लोग इस बनाते हैं अमोनिया को। अमोनिया से 2-3 बातें और पूछा जाएगा, याद रखना। पहला बात ये कि अमोनिया का आकार कैसा होता है? तो अमोनिया टेट्राहेड्रल होता है। ये टेट्राहेड्रल 3 दिख रहा है ना, अमोनिया पहले आकार में टेट्राहेड्रल होता है। और इसकी अगर आकृति पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति पिरामिड के समान होती है। तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा कि अमोनिया से दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी आकृति कैसी होती है और इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अमोनिया का सूत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3। अगला क्वेश्चन है कि रस्ट की रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 3H2O और आगे में लगाना है 2, यानी आंसर बी होगा। जंग से बचाने के लिए रंगते हैं हम, है ना, स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं या पेंट का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति आयोजन भारत किस देश के साथ किया है? करंट का क्वेश्चन है। और ये भारत किया है किसके साथ? मलेशिया के साथ। आंसर होगा मलेशिया। 3 संख्याएं दी है, संख्याएं 3 संख्याओं का योग 64 है। और ए और बी दिया है कितना? तो ए और बी दिया है 3:5 और बी और सी कितना दिया है? तो बी और सी दिया है 5:8। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 15, 25 और 40, टोटल कितना दिया है? 64। तो ये टोटल कितना हो गया? हमारा हो गया 80। 80 नहीं, 80, 8 5 40 ना, सॉरी ये 40। ठीक है, देख लेना, टोटल 80 हो गया और भागा देंगे 64 में। ठीक है, तो 80 के 64 यानी 0.8 आ जाएगा। अब किसके बारे में पूछा गया था? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है? 25। अब अगर इसको 25 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20। 25 8 200, तो एक पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। पेनिसिलिन लेड, पेनिसिलिन जो लेड होता है वो किसका बना होता है? तो लेड बना होता है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को जब उच्च उष्मा देते हैं तो वही कन्वर्ट हो जाता है हीरा में। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का 2 अपरूप है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे कि ये कैसा होता है, तो ये हेक्सागोनल होता है। दिख रहा है ना, 6 शेप में बना हुआ है, ये हेक्सागोनल होता है। तो इसकी आकृति पूछी जा सकती है कि ग्रेफाइट की आकृति क्या होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया और कौन बन सकते हैं? देख लीजिए, आंसर में जैसा दिख रहा है ना, ये इनको ये तक नहीं पता कि बॉल का वजन कितना होता है और विकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, इनको आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। खैर कोई नहीं, यही हो रहा है देश में। करंट ऑफ ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, ऊपर का नीचे अपोजिट दिया गया है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना जी, कुछ तो आंसर आप हमें कमेंट में करो। नेक्स्ट, बॉक्सिंग जिस प्रकार रिंग से संबंधित है, यानी रिंग में बॉक्सिंग खेला जाता है, तो टेबल टेनिस किस चीज पर खेला जाता है? तो टेबल टेनिस खेला जाता है कोर्ट में, उस खेल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। नेक्स्ट, टेलीविजन सिग्नल के एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, वो कौन सा सिग्नल है जो टीवी के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता? इसका कारण होता है पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर आपको लगे कि ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पूछा जाता है हॉर्न सिल्वर, अम्लराज, जिप्सम, तो देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन फॉर्मूला सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा। भारत के किस देश के साथ हाल ही में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स किया है? सिनवैक्स किसके साथ हुआ है? ये एक युद्ध अभ्यास है और ये हुआ है कंबोडिया के साथ, भारत और
कंबोडिया के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 1 तारीख को। एड्स दिवस भी मनाया जाता है और गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 संख्या दी हुई है, 3, 4, 7 का गुणनफल है, यानी 3x इंटू 4x इंटू 7x बराबर दिया है आपका 18144। तो 4 तिया 12 बरसते 84 ना, 7 को 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 84x हो जाएगा ना, और यहाँ पे q हो जाएगा और बराबर किया दिया है 18144। अब x q का वैल्यू निकल के आ जाएगा 18144 से, और 84 से डिवाइड करेंगे। x का वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, और x का वैल्यू जो आएगा उसको पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है संख्याएं कितनी है ना। तो संख्याएं जब निकालिएगा तो आपस में मल्टीपल कीजिएगा। x का वैल्यू निकल के आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 6 18, 6 24, 6 7 42। बेसिक सा मल्टीपल पूछ रहा था तो मल्टीपल कर दिए। तो आज का सफर हमारा यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो में मेरा कोई कमी आपको दिख रहा है तो आप हमें बताइए जरूर, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।